ओके, हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस अकेडमी। मेरा नाम विजय है और आज मैं आप लोगों को डिटर्मिनेंट का सेकंड लेक्चर लाया हूं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कहां तक सीख चुके थे? तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट निकालना सीखे थे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। उसके अलावा उसमें हम लोग माइनर और कोफैक्टर को भी निकाले थे। और साथ ही साथ बात किया जाए अगर क्वेश्चंस का, तो हम लोग एक्सरसाइज 6.1 आर डी शर्मा के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को करा दिए थे। उस पर आप लोगों को एक क्वेश्चन बोला गया था छोड़ देने के लिए, वो था आपका फोर्थ ऑर्डर का। तो अभी आज का क्लास हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे क्लास को। चलिए, तो मेरा टॉपिक है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स। चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स का। मान लेते कोई एक मैट्रिक्स है, रैंडम मैट्रिक्स ले लेते हैं रैंडम डाटा के साथ 1 2 0 1 3 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 2। ओके, आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ, आपको बोला गया फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। इफ ए बराबर दैट मैट्रिक्स, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, तो आपको याद होगा हम लोग थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, डिटर्मिनेंट निकालते थे। तो उसका पहला स्टेप क्या था? कोई एक रैंडम रो या कॉलम को पिक आउट करना, उसके बाद उस पर साइन कन्वेंशन अप्लाई करना। एज इट इज सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कोई भी रैंडम एक रो या कॉलम को पिक आउट करेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। तो चलिए कोई भी एक ले लेते हैं। अच्छा, हम लोग ट्राई करेंगे कि एक ऐसा रो या कॉलम ले जिसमें मैक्सिमम 0 हो, ताकि हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाए। क्लियर है? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए और बताइए कि यहाँ पर मैक्सिमम 0 वाला कौन सा रो या कॉलम होगा। तो देखिए, अगर हम लोग रो वाइज बात करें तो ये रो पे मैक्सिमम 0 है। तो अगर इस रो को पकड़ के हम लोग अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग का कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, हम लोग का पहला काम रहता है कोई भी रो या कॉलम को पिक आउट करना, आफ्टर दैट उस पर साइन कन्वेंशन अप्लाई करना। तो आपको अगर याद होगा साइन कन्वेंशन लोग स्टार्ट करते थे यहाँ से, प्लस माइनस प्लस, पहला कोई एक एलिमेंट तक पहुँचिए, उसके बाद अल्टरनेट साइन लगा दीजिए। तो हम यहाँ पर पहुँच गए प्लस, आफ्टर दैट ये माइनस, ये प्लस माइनस, सॉरी ये आपका माइनस था, ये प्लस, ये माइनस और ये आपका प्लस। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, इस रो के अबाउट इसको एक्सपेंड करेंगे। ये जो बटरफ्लाई रूल है, इसमें कोई भी रो या कॉलम को लेकर हम लोग उसको जो सॉल्व करते थे उसको उसका एक्सपेंड करना कहलाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ रो के अबाउट इसको हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले एलिमेंट के साथ आते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो पहला एलिमेंट आपका 0 है। तो जिस एलिमेंट को लेते थे उसके रो और कॉलम को हम लोग भूल जाते थे, उसको इग्नोर कर देते थे। तो ये जो आपका 0 है, इसके रो और कॉलम को भूल जाइए। तो देखिए आपके पास ये वाला एक मैट्रिक्स के टर्म में दिख रहा होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पर शो करा दीजिए। आपके पास ये रो गया और ये कॉलम गया, बचा हुआ ये एलिमेंट के साथ आप एक इसको डिटर्मिनेंट के टर्म में लिखिएगा। तो चलिए डिटर्मिनेंट के टर्म में दिखा रहे हैं हम लोग। एलिमेंट है मेरा 2 0 1 2 0 2 1 1 1। ओके, आगे बढ़े। तो यहाँ पर देखिए माइनस साइन था, तो -0 के साथ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग +0, इसके रो और कॉलम को। ओके, इसके रो और कॉलम को भूल जाइए। तो जो भी एलिमेंट बचा 1 3 1 0 0 1 1 2 1, तो लिख दीजिए आप 1 3 1 0 0 1 एंड 1 2 1। ओके, आफ्टर दैट आपके पास थर्ड एलिमेंट जो है वो -0 है। इसके साथ रो और कॉलम को भूल जाइए, इग्नोर कर दीजिए। इसका रो गया, इसका कॉलम गया, आपके पास एलिमेंट क्या क्या बचा 1 3 1 2 2 1 और 1 2 1। लिख दीजिए 1 3 1 2 2 1 एंड 1 2 1। ओके, फाइनली आपके पास लास्ट एलिमेंट कौन सा बचा है, तो +2। तो थोड़ा देख लेते हैं आपका क्या लास्ट तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो चलिए लास्टली आपका एलिमेंट कौन सा है ना, +2। तो +2 को ले लीजिए और इसके साथ आपका रो को भूल जाइए और कॉलम को भूल जाइए। तो इन सारी चीज़ों के एलिमेंट को मिलाकर हम क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 2 0 3 2 0 एंड 1 1 1। ओके, अब इसके बाद क्या किया जाए, तो बिल्कुल आप जैसे आपको पता था कि ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो इसको सॉल्व करना आपको आता है। उसके बाद जो भी वैल्यू होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमको पता चल रहा है ये मेरा 0 देगा, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली ये तो 0 ही देना है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका क्या देगा 0।
सिमिलरली यहाँ पर भी आपका 0। आपके पास कौन सा एलिमेंट बचा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला एलिमेंट बचा जिसको आपको सॉल्व करके लिखना है। क्लियर है? तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आपके पास है +2 और डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, और वी कैन से डिटर्मिनेंट ऑफ सिंपल दैट मैट्रिक्स। तो देखिए इसका हम लोग क्या करना है, कोई भी रो या कॉलम को उठाना है। अगेन हम लोग ट्राई करेंगे वो रो या कॉलम को उठाएं जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो। तो आप देखिए ये वाला कॉलम पर नंबर ऑफ जीरो मैक्सिमम दिख रहा है आपको। अब क्या करेंगे, इस पर साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। तो साइन कन्वेंशन अगेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस, एक मिल गया हमको, दूसरा माइनस हो जाएगा, तीसरा प्लस हो जाएगा। अब जीरो का लिखना हमारे लिए बेकार होगा, इस जीरो के साथ भी मल्टीप्लाई करके लिखना बेकार होगा। सिंपली आपके साथ कौन आएगा, +1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 × 1, और आपके साथ ये रो और कॉलम भूल जाइए। तो सिंपल 2 × 1 = 2, 2 - 6, ये 2 - 6। तो सिंपल आपका क्या आ गया, ये तीनों तो खत्म। ये 2 - 6 दैट इज -4, -4 × 2 दैट इज -8। तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर आपको कितना आया, -8। ओके। हाँ, और एक बात, फोर्थ ऑर्डर का जो भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बेसिकली आप सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन दिखा होगा आर डी शर्मा में, उसके अलावा आप कोई भी और साइड बुक अगर फॉलो करते हैं तो आपको फोर्थ ऑर्डर 12 के लिए नहीं मिलता है। क्लियर है? साथ ही साथ ही अभी तक एग्जाम में भी नहीं पूछने जाने वाला टॉपिक में ये है, टॉपिक नहीं बोलेंगे, ये वाला फोर्थ ऑर्डर का क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है? तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, और नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। ओके, आई होप पिछला आपने नोट कर लिया। चलिए अब ध्यान देते हैं, मेरा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी बोर्ड रहे उससे आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का श्योर है पूछा जाएगा। ठीक है? चाहे आपका कोई स्टेट बोर्ड हो, चाहे आपका CBSE या फिर कोई भी बोर्ड हो, वहाँ से 1 मार्क्स श्योर रखिए, 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इस टॉपिक को ड्रिल करने के लिए इसके प्रॉपर्टीज का आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। इसका प्रॉपर्टी क्या है आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो चलिए, और बात किया जाए तो इसमें आपको 9 से 10 प्रॉपर्टी है जो जिसको हम लोग पूरा 1 by 1 डील करेंगे। साथ ही साथ उसमें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ उसको क्लियरिफाई किया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, तो नंबर 1 प्रॉपर्टी से पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। तो आप लोग ऑलरेडी कोफैक्टर के बारे में पढ़े हुए थे। कोफैक्टर के बाद अगर आया है दिमाग में तो हम क्या बोले थे, आपका दिमाग में आना चाहिए विथ साइन कन्वेंशन, विथ साइन कन्वेंशन। ओके, तो बोला क्या जा रहा है कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो या कॉलम। सबसे पहले यहाँ तक लाइन को पकड़ लेते हैं। बोलता है कोई भी ले लीजिए रो या कॉलम, किसी भी मैट्रिक्स का रो या कॉलम को उठा लीजिए, उसके बाद उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करेंगे। किसका प्रोडक्ट करेंगे, विद देयर कोफैक्टर। अगर उसके कोफैक्टर को हम लोग क्या करें, उसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और उसका सम किया जाए, तो जो भी आएगा वो क्या आएगा, आपका एक उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा। अभी तक पूरा क्लियर हुआ नहीं होगा, तो चलिए क्लियर करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लेते हैं ये आपका एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट के लोकेशन के हम हिसाब से हमने एलिमेंट को दिखा दिया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. These are the elements of that matrix A. Okay. अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या बोलता है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम को पिक आउट कर लीजिए। चलिए पहले मेरा केस लेते हैं हम लोग, कोई एक केस सपोज कीजिए 1 मिनट। हाँ, सपोज कीजिए हमने क्या किया, इस कॉलम को उठा लिया। ओके, बोलता है इस कॉलम के जो भी एलिमेंट्स है उसके साथ उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कीजिए। दैट्स मीन पहला एलिमेंट लिया आपने A13 और इसी का कोफैक्टर कौन होगा भाई, तो C13। अगेन इसके दूसरा एलिमेंट लीजिए जो कि है आपका A23 और इसी का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर कौन हो जाएगा, C23। ओके, फिर हम लोग क्या करें, थर्ड एलिमेंट ले रहे हैं, थर्ड एलिमेंट है आपका A33 और साथ ही साथ इसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कीजिएगा, कोफैक्टर हो जाएगा C33। और बोल रहा इन तीनों का अगर सम किया जाए जो भी रिजल्ट होगा वो उसके डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। अब आपको ये जो स्टेटमेंट है पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। क्या बोला गया, कोई भी रो या कोई भी कॉलम को उठाइए, उसके सारे एलिमेंट मतलब जितने भी एलिमेंट है उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और सबका सम कर दीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट आएगा। चलिए मैंने क्या किया, कॉलम के साथ दिखाया था, यही चीज़ हम लोग रो के साथ भी दिखा सकते थे। कोई भी रो उठा लीजिए, चलिए हमने इजी करके दिखाया, सबसे पहला ही रो ले लिया। क्या कीजिए, पहला रो के साथ पहला एलिमेंट को लेते हैं A11, इसका कोफैक्टर क्या होगा, C11। अगेन उसी के अलावा हम लोग दूसरा एलिमेंट है A12, उसका कोफैक्टर C12। थर्ड एलिमेंट है आपका A13
और उसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा C13। दिस विल गिव द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अच्छा, ये भी आपका एक मेथड बताया जाता है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। आपको दिखा होगा 6.1 में एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालिए कोई दो मेथड के थ्रू। तो यू कैन सॉल्व थ्रू बटरफ्लाई रूल एंड दिस मेथड और दैट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के थ्रू भी आप जा सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी रो उठाइए, उसके एलिमेंट के साथ उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके सम कर दीजिए, जो भी रिजल्ट होगा वो क्या देगा, डिटर्मिनेंट को देगा। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए और ये एग्जाम्पल को भी लेके चलिए। क्लियर है? जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो डिटर्मिनेंट देगा। नोट डाउन कीजिएगा। ओके, कमिंग टू द सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी के तरह ही मिलता जुलता कुछ चीज़ें, बस स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। तो बिफोर द स्टेटमेंट हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लेते मैट्रिक्स मेरा उसी तरह का ले लिया गया लोकेशन के हिसाब से A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। इन द प्रीवियस प्रॉपर्टी हम लोग क्या कर रहे थे, जिस रो को उठा रहे थे उसी का एलिमेंट के साथ उसका कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे थे। बट इन दैट केस हम जो रो उठाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग कुछ अनदर रो के एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझ में आया? ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए हमने क्या किया, अब की बार इस रो को उठाया, अब हम लोग इसके एलिमेंट लेंगे लेकिन बचा हुआ दो रो में से किसी रो के एलिमेंट के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने मान लिया कि ये मैंने पहला रो को पिक आउट किया, अब क्या करेंगे हम लोग सेकंड रो या थर्ड रो के कोफैक्टर को उठा के डाल देंगे। तो देखिए जैसे हमने ले लिया पहला रो के साथ एलिमेंट को, इसके साथ कोफैक्टर किसका ले लेते, मान लेते कोफैक्टर ले लेते इसका, तो इसका कोफैक्टर कौन हो जाएगा C31 प्लस अगेन यही एलिमेंट A12, इसका कोफैक्टर C32, फिर अगेन एलिमेंट आपका है A13, कोफैक्टर किसका ले ले C33। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर हम लोग दूसरे किसी कॉरस्पॉन्डिंग रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके सम करें तो ये मेरा ऑलवेज 0 आता है। बहुत ईजी है। अपने साथ लो तो डिटर्मिनेंट, दूसरे के साथ लो तो 0। अपने कोफैक्टर को लिए तो डिटर्मिनेंट, दूसरे के कोफैक्टर को लिए तो 0। क्लियर है? बस वही स्टेटमेंट दिया हुआ है। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, चाहे आप रो लीजिए चाहे आप कॉलम लीजिए, with their cofactors of the corresponding element of some other row। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है with the some other row। हम लोग को क्या लेना है, दूसरे रो के साथ लेना है या फिर दूसरे कॉलम के साथ लेना है। किसका? कोफैक्टर। कोफैक्टर को लेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो चलिए हमने ये कॉलम के वाइज रो वाइज देख लिया। सेम चीज़ हम लोग एक बार कॉलम वाइज भी अगर देखेंगे तो ये 0 ही होगा। चलिए अब की बार हमने कॉलम मान लिया, ये पहला कॉलम है तो पहला कॉलम उठा रही है A13, ओके सॉरी A11। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड कॉलम के साथ इसका कोफैक्टर को लेते हैं। सेकंड कॉलम का कोफैक्टर कौन हो जाएगा C12 प्लस A21, इसका कोफैक्टर C22 प्लस इसके इसका एलिमेंट A31 और इसका कोफैक्टर C32। जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा वो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। आपको दोनों ही प्रॉपर्टी बखूबी अच्छा तरह समझ में आ गया। अपने एलिमेंट के साथ अपना कोफैक्टर मल्टीप्लाई करो डिटर्मिनेंट, अपने एलिमेंट के साथ दूसरे को कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करो तो 0। बट रो के साथ रो ऑपरेशन करेंगे, कॉलम के साथ कॉलम को लेंगे। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए और आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। ओके, अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और सिर्फ एक छोटा सा चीज़ समझना है। क्या बोला गया, बोल रहा है अगर मान लेते कोई मैट्रिक्स है A, इसका डिटर्मिनेंट निकाले और मान लिए डिटर्मिनेंट इसका 25 आया। थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट निकाल दिया, मान लिया उसका डिटर्मिनेंट कितना आया 25 आया। अब वही मैट्रिक्स को हम बोलते हैं उसका ट्रांसपोज कर दो भाई। पहले ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रो को उठा के कॉलम बना देना। ट्रांसपोज कर दिए और बोला उसके बाद भी अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो भी क्या आएगा 25 आएगा। मतलब यही कहना चाहता है कि अगर रो को आप ट्रांसपोज कर दे किस में, कॉलम में, तो आपके डिटर्मिनेंट में कोई चेंजेज नहीं होता है। टोटल रो को उठा के टोटल कॉलम बना दीजिए या फिर टोटल कॉलम को उठा के टोटल रो बना दीजिए तो आपका डिटर्मिनेंट में कोई चेंजेज नहीं होता है। तो सिंपल आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी द सेम एज द डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स विल बी द सेम एज द डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स।
ओके, ये था आपका थर्ड प्रॉपर्टी। सिंपल इतना स्टेटमेंट को लिखिएगा, जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे देखते हैं। ओके, आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोल रहा है, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लेते कोई मैट्रिक्स है, मान लेते एक्स वाई जेड, चलिए कुछ नहीं, इस तरह से नहीं, A1 नंबर लोकेशन के हिसाब से दिखाते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। थोड़ा इसका दिमाग में खुरपाती घुमा। सबसे पहले क्या किया, बोला इसका डिटर्मिनेंट निकालो, माने इसका डिटर्मिनेंट आया कितना, x आया, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसमें क्या किया, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बोलता चलो क्यों ना एक रो को उठा के दूसरे रो की जगह पर रख दें, या फिर एक कॉलम को उठा के दूसरे कॉलम को दूसरे कॉलम की जगह रख दें। मान लेते हैं ये रो उठाएं और ये वाला रो उठाएं, और इन दोनों का लोकेशन चेंज कर दिए, इसको उठा के यहाँ रख दिए, इसको उठाकर यहाँ रख दिए, तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा। मान लेते वो नया मैट्रिक्स कौन बना, बी बना। क्या बना, एक नया मैट्रिक्स बना जो कि था बी। अब बी का डिटर्मिनेंट निकाल के देखा गया, तो देखा क्या, यहाँ अगर x आ रहा था तो यहाँ पर कितना आ रहा है, -x। कितना आ रहा है, -x। तो चीज़ों को पकड़िए, अगर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट x है और उसमें हम लोग क्या करें, रो में इंटरचेंज कर दे, तो उसका डिटर्मिनेंट पे एक बार नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम लोग एक इंटरचेंज किए हैं तो एक बार नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्या किए, बी को उठाएं और बी के कॉलम में हेरफेर कर दिए, और मान लेते हैं नया मैट्रिक्स आया सी और उसका डिटर्मिनेंट निकाले, तो वो अगेन आ जाएगा x। मतलब एक बार हेरफेर करने पर क्या हो जाता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब जितना बार आप रो या कॉलम को एक्सचेंज कीजिएगा उतने बार नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, और ये प्रॉपर्टी को आपको अप्लाई भी करना है। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, जब कभी भी किसी मैट्रिक्स के किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट में नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाता है। जितने बार हम लोग इंटरचेंज करेंगे उतने बार नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। तो जल्दी से हम इसका प्रॉपर्टी को लिखा देते हैं। ओके, तो जैसा कि हमने बताया प्रॉपर्टी नंबर 4 के अबाउट, सेम स्टेटमेंट को हम लिख दिए हैं। बोला गया कि लेट कोई क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसका भी आएंगे हम लोग, क्यों हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेते हैं। 1 लेने पर क्या होगा, अगर 1 ही एलिमेंट है तो ऑब्वियसली बात है a इज इक्वल टू 1, इस तरह से होगा कुछ। क्या इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, 2 रो को उठा के इंटरचेंज कर सकते हैं। आप बोलेगा सर यहाँ पर 2 रो ही नहीं है तो कैसे इंटरचेंज करें। दैट्स वाई हम लोग 1 ऑर्डर का नहीं लेते हैं, समझ में आया। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा उस ऑर्डर का लेंगे। तो क्या बोला गया, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड बी बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए। और बी एक मैट्रिक्स है जो उसको हम लोग कहाँ से ला रहे हैं, ए से ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं ना, इंटरचेंजिंग एनी 2 रो और कॉलम। क्या कर रहे हैं, 2 रो को या फिर 2 कॉलम को इंटरचेंज करके ला रहे हैं, और एक ही बार इंटरचेंज किए हैं। ऐसा नहीं कि रो को इंटरचेंज किया साथ ही साथ कॉलम को इंटरचेंज किए हैं, आइदर रो को इंटरचेंज किया गया है, आइदर कॉलम को इंटरचेंज किया गया है। क्लियर है। तो इन दैट केस जो भी होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा विल बी द नेगेटिव टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो होगा विल बी द नेगेटिव टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इज इट क्लियर। कोई भी मैट्रिक्स को उठा लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स को, पहले एक बार डिटर्मिनेंट निकाल लिए, फिर क्या कीजिए, उसके रो को या फिर कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, आप देखिएगा डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आएंगे हम लोग। ओके, तो आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 तक हो चुका है। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पर। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, तो सिंपल सी बात बोल रहा है कि मान लेते कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मोर देन 2 ऑर्डर, मतलब 3 ऑर्डर 4th ऑर्डर किसी का भी ऑर्डर का हो, और क्या हो, उसमें कोई 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल में मैट्रिक्स है 1 1 0 2 1 0 1 1 0। आपको क्या दिख रहा है, साफ साफ ये कॉलम और ये कॉलम क्या है, आइडेंटिकल, एक जैसा है। मतलब जितना दिख रहा है इसमें उतना इसी में है। इन दैट केस यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 को, कॉलम 3 को क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 1 1 2 2 2 3 1 2, ठीक है। फिर हम आगे पढ़ेंगे कैसे कॉमन लिया जाता है। अगर यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लेते हैं, अगर ये 1 1 1 हो जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये रो और ये रो आपस में क्या है, आइडेंटिकल है।
तो प्रॉपर्टी का कहना है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो या 2 कॉलम एक जैसा है, मतलब आइडेंटिकल है, मतलब ट्विन्स है, तो ऐसा केसेस में हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। अब बोलोगे सर ये डिटर्मिनेंट 0 कैसे हो सकता है? तो देखो एक्चुअली क्या बताता है, मैट्रिक्स में जो भी हम लोग रो या कॉलम वाइज जो भी डाटा को बैठाते हैं वो क्या बताता है, इन्फॉर्मेशन को बताता है। वो क्या बताता है, इन्फॉर्मेशन को। अब हम लोग के पास 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब 3 रो 3 कॉलम, मतलब ये क्या बता रहा है, 3 इधर इन्फॉर्मेशन बता रहा है, 3 इन्फॉर्मेशन इधर बता रहा है। अगर ये 3 इन्फॉर्मेशन में कोई 2 को अगर एक जैसा है तो यहाँ पर 3 इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 2 इन्फॉर्मेशन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग का इन्फॉर्मेशन का कमी हो जाएगा। इन दैट केस वहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल, आप इतना याद रखिए, अगर रो आइडेंटिकल हो या फिर कॉलम आइडेंटिकल हो किसी डिटर्मिनेंट में, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स में तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो सिंपल तरीका से लिख देते हैं। हाँ, कंडीशन क्या है ना, n इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पर हम लोग 2 ऑर्डर वाला नहीं लेंगे, ठीक है। ओके, इन a square matrix of order n which is greater than 2, if any of 2 row or column, rows or columns are identical, then determinant is 0। जो भी डिटर्मिनेंट को होगा क्या होगा, वो 0 होगा। डिटर्मिनेंट विल बी 0। क्लियर है? जैसे कि अब कोई भी मैट्रिक्स देख लेते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है, 1 1 2 2 3 1 1 2 3। सिंपल दिख रहा है आपको, ये रो और ये रो क्या है, आइडेंटिकल है। अगर डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा तो सिंपल आप बोल दीजिएगा 0, और यहाँ पर रीजन लिख दीजिएगा कि यहाँ पर मेरा R1 और R3 क्या है, आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। यही काम होता है, जैसे हम लोग क्लास 10th में जब प्रूव करते थे कोई भी चीज़ को, तो या फिर क्लास 11th में, तो हम लोग साइड में लिख देते थे आया कहाँ से, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्रॉपर्टी को, क्या लिख देंगे कि दो रो या 2 कॉलम्स क्या है, आइडेंटिकल से। बस इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिएगा। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। ओके, तो अब आते हैं हम लोग, कोई भी रो या कोई भी कॉलम से कोई चीज़ को कॉमन लेना या फिर उस चीज़ को मल्टीप्लाई करना। आई थिंक आप लोगों का प्रॉपर्टी नंबर 6 तक हो चुका था या 5 तक हुआ था। ओके, 5 तक हुआ था। तो अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पर। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, तो सिंपल सा समझ लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स है 3 2 1 2 1 0 2 2 2, ये कोई एक मैट्रिक्स है। आप क्या कर रहे हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट मान लेते इसका 15 आया, मान लिए 15 आएगा, ये हम नहीं बोल रहे हैं, चलिए छोड़िए, मान लेते x आया। फिर बोलिएगा सर 15 तो आया नहीं था, मान लेते कितना आया, x आया। अब हम क्या करते हैं, ये जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ a 3 2 1 2 1 0 2 2 2, हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने उठा लिया रो 2 को, और रो 2 के सारे एलिमेंट के साथ कुछ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मान लेते हैं रो 2 के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया कर दिए, कितना से, k से। कितना से, k से। तो डिटर्मिनेंट जो होगा वो डिटर्मिनेंट भी k टाइम्स बढ़ जाएगा। डिटर्मिनेंट अगर मान लेते x था तो अभी क्या हो जाएगा, kx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, kx हो जाएगा। सिमिलरली समझ में आया? अब इसी तरह से अगर हम लोग को कॉमन लेना हो तो कॉमन भी ले सकते हैं। अब प्रॉपर्टी को लिखा देते हैं, उसके बाद एक बार डील कर दिया जाएगा। ओके, तो जैसा कि बताया गया था, प्रॉपर्टी हम लिख दिए हैं। बोला गया इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या फिर कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट के। हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी एक मतलब रो या कॉलम में कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो नया मैट्रिक्स जो होगा उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो पहला वाला मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ k टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई, मान लेते हैं मैट्रिक्स है मेरा, या फिर डिटर्मिनेंट को दिखा रहे हैं हमने, मान लिया A11 है, A12 है, A13 है,
A21 है, A22 है और A23 है। अनदर है आपका A31, A32 और A33। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई डिटर्मिनेंट नया चीज़ निकाल रहे हैं, B निकाल रहे हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट B। तो जो डिटर्मिनेंट B होगा उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कोई एक रो या कॉलम के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए हमने क्या किया, सेकंड रो के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब फर्स्ट रो तो अनचेंज्ड है, मतलब वही रहेगा A11, A12, A13 और इसमें हम लोग क्या किया, K से मल्टीप्लाई किए, KA21, KA22, KA23, ठीक है। और थर्ड एलिमेंट के साथ कोई चेंजेज नहीं है, K31, K32 और K33। मान लेते इसका डिटर्मिनेंट आया, इसको मान लिया x और इसका जो डिटर्मिनेंट आया उसको मान लिया y। तो बोला गया डिटर्मिनेंट जो x होगा वो क्या होगा ना, k टाइम्स ऑफ y आएगा, यहाँ पर ही k टाइम्स ऑफ y आएगा। मतलब क्या, जैसे मान लेते यहाँ पर 25 है, मान लेते इसका डिटर्मिनेंट कितना आया 25 और हमने कितना से मल्टीप्लाई किया 5 से, यहाँ पर k का वैल्यू कितना है 5 है, तो जो b का डिटर्मिनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ b 5 × 25 आ जाएगा। मतलब जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना से डिटर्मिनेंट भी चेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा। सिंपल सी बात है, कोई भी रो या कॉलम से जितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा उतना ही डिटर्मिनेंट से रिजल्ट से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपका नेक्स्ट क्लासेस के साथ हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास में आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कराया जाएगा पहले, उसके बाद आर डी शर्मा के सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कराया जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो आर डी शर्मा का क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग आपके पास शायद 50-60 क्वेश्चन के अबाउट है। तो उतना क्वेश्चन तो ये एग्जाम मतलब क्लासरूम में कराना पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर के जो भी फेवरेट टॉपिक्स है, फेवरेट मतलब क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन को करा देंगे। तो ये मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन एक क्लासरूम में होगा। बाकी आपका और भी कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास नंबर भी है, या फिर कमेंट के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग।